बेसिकली क्या होता है ना, जो ईबीएस होती है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, है ना, तो वो तो एक हार्ड डिस्क है ना, काइंड ऑफ। तो डिस्क में ना इनपुट आउटपुट जो होगा वो, उसकी रेंज क्या होगी, मतलब पर सेकेंड्स में वो कितना लिख सकता है एक डिस्क के अंदर में कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहां से ना हम वहां पर डिफाइन करते हैं कि मेरा मेरा आईओपीएस क्या होना चाहिए। इस पेज पे वो चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स जो मतलब डिस्क है उसका टाइप्स है, तीन तरह के टाइप्स होते हैं। जनरल पर्पस, प्रोविजन आईओपीएस और मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। तो जनरल पर्पस जैसा नाम से दिख रहा है ना, एसएसडी जीपी 2, तो ये बाय डिफॉल्ट जो हार्ड डिस्क होगी, है ना, वो हमें जनरल पर्पस मिलेगी। इसमें हम सारा काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं जो जनरली चलती हो, जैसे जेनकिंस चला सकते हैं, फिर कोई भी, जस्ट एग्जांपल मैंने जेनकिंस बोला, बट कोई भी एप्लीकेशन जो कि जिसको बहुत ज़्यादा आईओपीएस नहीं चाहिए, है ना। यहाँ देखो 100 सेकेंड्स में 3000 इनपुट आउटपुट करेगा ये। यहाँ लिखा हो ना, बेस लाइन ऑफ 3 IOPS per GB विथ मिनिमम ऑफ 100 IOPS ब्रस्टेबल टू 3000 IOPS। ये क्या करेगा, 1 सेकेंड में 3 एंट्री करेगा आपके डिस्क के अंदर में, मतलब रीड राइट करेगा। सिमिलरली अगर आप प्रोविजन आईओपीएस लेते हो, तो ये क्यों चाहिए प्रोविजन आईओपीएस। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ जैसे एप्लीकेशंस होते हैं डाटाबेस के। ठीक है, तो डाटाबेस का जो एप्लीकेशंस होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज रन होती है उस एप्लीकेशंस के थ्रू हार्ड डिस्क के ऊपर में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाला आईओपीएस वाला हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा, अगर हम डाटाबेस रन कर रहे हैं EC2 के ऊपर में। ठीक है, तो क्या था, पहला पहला था कि अगर हम एप्लीकेशन चला रहे हैं EC2 के ऊपर में, जैसे कोई सा भी एप्लीकेशन लाइक अपाची, टॉमकेट, है ना, कोई नोड जेएस का, कोई पीएचपी का, कोई भी एप्लीकेशन। ठीक है, अगर हमारा सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि मेरी वेबसाइट है, इसमें लोग आएं और सम पेजेस ओपन करें और फिर चले जाएं, तो फिर हमें प्रोविजन आईओपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हार्ड डिस्क के ऊपर में। ठीक है, तो आपको हार्ड डिस्क की जो स्टैंडर्ड है ना, आप जनरल से भी काम चला सकते हो। लेकिन आपके पास रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है कि यार मैं ना EC2 के ऊपर में डीबी चलाना चाहता हूँ, मैं सिक्वल, मैं नहीं चाहता कि AWS का जो सर्विस है RDS, वो सर्विस मैं यूज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना डाटाबेस मैं वहाँ इंस्टॉल करूँ EC2 में, और वहाँ से मैं चलाऊँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको अपना डीबी का डीबीए से बात करनी पड़ेगी। डीबी आपको बताएगा कि किस स्टैंडर्ड का आईओपीएस उसको रिक्वायर्ड है ना, उसको कितनी क्वेरीज चलेगी और कितने बड़े बड़ी क्वेरीज चलेगी, जिसको कैसे रिक्वायरमेंट है। ये थोड़ी सी डीबीए की हेल्प आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। देन यू कैन launch the EC2, sorry, EBS with that specific IOPS। तो उस ऑप्शन के लिए आपको ये जाना, ये वॉल्यूम टाइप जो है, हार्ड डिस्क वही होगा लेकिन उसकी टाइप चेंज हो जाएगी हार्ड डिस्क की। जैसे मेमोरी कार्ड्स होती है ना, SSD मेमोरी कार्ड, है ना, बड़ा वाला चिप, छोटा वाला चिप, काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसी तरह का है ये यहाँ पर भी। फिर आती है एक मैग्नेटिक स्टैंडर्ड, है ना। तो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड जो होती है ना, उसमें आईओपीएस ये एप्लीकेबल नहीं होता है कि मतलब कोई प्रोविजन मिलेगा, है ना। ये क्या करेगा कि एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उनको यूज कर लेगा। तो ये जो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड होती है, इसको बोला जाता है कि दिस इज द सेम लाइक अ जनरल पर्पस। जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ना, वो बिल्कुल सेम होती है जनरल पर्पस के लिए जैसे ही, लेकिन इसमें एप्लीकेशन, बड़ी एप्लीकेशंस चलाने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम फ्रंट एंड वगैरह लिखते हैं ना, जैसे अगर मुझे कोई सर्वर बनाना है जिसमें जैसे फ्रंट एंड की एप्लीकेशंस डलेगी लाइक द नोड जेएस और समथिंग, तो उस सिचुएशन में आप ये वाली यूज़ कर सकते हो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। बट हम जो यूज़ करते हैं मेनली प्रोडक्शंस में, वो जैसे मुझे अगर EC2 चलाना हो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो मैं जनरली डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ, और डिफ़ॉल्ट जो है वो मेरा जनरल पर्पस है। ठीक है, हाँ, एक और चीज, प्रोविजन आईओपीएस के लिए, प्रोविजन आईओपीएस के लिए आप देख रहे होगे ना, ये वाला जो ऑप्शन है ना आईओपीएस, ये ना एडिटेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो लिमिट मिली है मुझे, मैं इसमें अपने हिसाब से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ।
ठीक है, ये एडिटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ कि हाँ मुझे प्रोविजन करना है, मुझे चलो ना अभी 4000 आईपीएस वाली हार्ड डिस्क चाहिए, तो सेम साइज में 8 GB हार्ड डिस्क साइज वही रहेगा, लेकिन मैं आईओपीएस चेंज कर दूंगा। और आईपीएस का मतलब पता हो गया होगा लोगों, अब आप लोगों को आईपीएस का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, कितना लिख रीड राइट जो बोलते हैं ना, तो कितना लिखा जा रहा है एक हार्ड डिस्क के ऊपर में, उसको आईओपीएस बोलते हैं। पर सेकेंड्स वो हार्ड डिस्क कितनी रिक्वेस्ट ले सकती है। ठीक है, एक नीचे जो प्रोविजन प्रोविजन पे नीचे आ रहा है लिखा हुआ, फ्री डाटा अवेलेबल कस्टमर, इसी पे ही। प्रोविजन आईओपीएस एसएसडी, अच्छा, फ्री टायर वाला। यस। फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ ईपीएस जनरल पर्पस और मेमोरी स्टोरेज। हाँ, प्रोविजन वाला अगर आप आर एन डी के लिए यूज करोगे तो उसके चार्ज लगेंगे, क्योंकि ये तो आपको एक स्पेशल डिस्क देगा ना जिसमें कि हाई आईओपीएस वाली डिस्क देगी, तो डेफिनेटली उसके तो चार्जेस उसको लेने भी चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक लिमिट होती है ना ईबीएस की, कि 30 GB तक हम ईबीएस यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो फ्री टीयर है एडब्ल्यूएस अकाउंट में, उसमें वो बोलते हैं ना कि आप एक सर्वर 24/7 1 ईयर तक चला सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो वो किस में आता है, वो इसलिए आता है कि एक सर्वर जो देंगे वो देंगे T2 माइक्रो, ठीक है, 1 GB सीपीयू और 1 GB रैम के साथ में। और उसके बाद जो हार्ड डिस्क है वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम हम आपको 30 GB तक देंगे, तो 30 GB इज वेरी गुड इनफ टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, है ना। कोई भी फ्रंट एंड का या स्मॉल एप्लीकेशंस को चलाने के लिए इट्स गुड इनफ। तो आपको एक एप्लीकेशन चलाने के लिए ये फ्री टेयर में मिल जाता है, या तो आप वो चला सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि 10-10 GB के 3 हार्ड डिस्क लॉन्च करके, और वहाँ से भी आप 3 डिफरेंट EC2 10-10 GB के चला सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्री देते हैं ना वो देखते हैं कि आपके जो 720 घंटे हैं उसको आप कैसे यूज कर रहे हो। 720 घंटे को या तो आप 10 दिन में खत्म कर दो, या फिर आप एक साल में खत्म कर दो, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने मान लो T5 भी लॉन्च कर दिया, है ना, तो T5 का जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं T2 माइक्रो के ऊपर में, तो वो माइनस होके ही आपको आएगा। बट बहुत ज़्यादा चार्जेस आते नहीं है, तो जब भी आपको कोई R&D करनी हो ना इसके ऊपर में, तो प्लीज़ उसके बारे में वरी मत होना कि बहुत ज़्यादा कुछ चार्ज आ जाएगा या फिर पैसे कट जाएंगे। क्योंकि पैसे अगर आपकी बिलिंग आ जाती है, तो एक दो बार तो आपको आपको वेब ऑफ भी मिल जाएगा, तो वो एक दो बार तो आपको फ्री भी कर देंगे, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो आपका 2000-3000 बिल आ जाता है, मान लो समटाइम्स ऐसा होता है, तो आप उनको अगर एक ईमेल लिखोगे तो वो आपको वेब ऑफ कर देंगे उस पैसे को। नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमने जो डिस्कस किया था एक हार्ड डिस्क ऐड करने का। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले वो करेंगे, उसके ऊपर डेमो करेंगे, बट उससे पहले अ, शायद हमने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम कि हमें हार्ड डिस्क ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। तो कोई बताएगा मुझे कि हमें एक हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा क्यों ऐड करनी चाहिए EC2 के ऊपर में। क्योंकि हम जो डेटा है, हमारा जो मेल डेटा है वो हम ईबीएस पे सेव करते हैं, जो कि बाकी अगर जब हम टर्मिनेट करेंगे तो बाई चांस हमारी जो वो टर्मिनेट हो जाएगी, इंस्टेंस अगर टर्मिनेट हो जाती है, तो अगर उस पर डेटा पड़ा होगा मेन इंस्टेंस पे ही, तो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ईबीएस में सेव रखते हैं, अगर बाई चांस टर्मिनेट भी हो जाती है मगर वो ईबीएस से जो डेटा, करेक्ट। तो ठीक है, और इंस्टेंस के साथ भी ऐड कर सकते हैं उसको। करेक्ट, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम एक मशीन लॉन्च करते हैं, है ना, मान लो विंडोज़ मशीन की बात करते हैं, तो हमारी विंडोज़ मशीन में ना सी ड्राइव होती है। ठीक है, सी ड्राइव में क्या होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, .exe, है ना। मान लो कि मैं एक ऐप चला रहा हूँ,
एक डाटाबेस चला रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो डाटाबेस की जो डॉट ई है, वो जब मैं रन करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है ना कि वेर यू वांट, है ना, टू इंस्टॉल इट। तो उस समय तो मैंने क्लिक 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 किया, तो उसने क्या किया, प्रोग्राम फाइल के अंदर जा करके इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम फाइल के अंदर जो डालता है ना, वो क्या डालता है, ओनली बाइनरी, सिर्फ बाइनरी डालेगा और लाइब्रेरीज डालेगा। ठीक है, बाइनरी जो बिन फोल्डर होती है उसी के अंदर लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरी क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। लेकिन आप क्या करते हो ना, जब आप माई चलाते हो, कोई डाटाबेस चलाते हो, तो आप वहाँ पर उसको बोलते हो ना कि यार मैं ना इसके डाटा को ना डी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ। वो आपसे पूछता भी है कि वेर यू वांट टू सेव योर डाटाबेसेस एंड अदर स्टफ। तो उस समय आप उसको बोलते हो कि डी ड्राइव में माई नाम का एक फोल्डर बना देते हो। ठीक है, और वहाँ पर सारे डाटा को सेव कराते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरे लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ सी ड्राइव ही था, डी ड्राइव नहीं था। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने माई नाम का डाटाबेस भी यहीं पर बना दिया। ठीक है, अब जैसे ही मेरी मशीन क्रैश हो जाती है ना, मान लो मेरी मशीन पूरी तरह से ख़त्म हो गई, कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर उसमें अटैच नहीं है, तो मेरा जो डाटाबेस में डाटा और इन्फॉर्मेशन हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसा करा हुआ था कि मान लो एक पेन ड्राइव, एक बूटेबल डिस्क, कुछ भी ऐसा एक बाहर से अटैच किया हुआ डिस्क मैंने मशीन में लगाया हुआ था, लाइक ए डी ड्राइव। ठीक है, और वहाँ पर मैंने अपना डाटा सेव किया हुआ था, तो क्या होगा कि अगर मेरी एप्लीकेशन करप्ट हो गई, मान लो सी ड्राइव ख़त्म ही हो गया, है ना, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आई विल हैव माई डाटा, है ना, सारा डाटा बेसिस वहीं होगा। जो भी ट्रांजिशनल थिंग होगी या फिर किसी यूज़र का डाटा होगा, सब कुछ मेरे डी ड्राइव में पड़ा होगा। तो वो डी ड्राइव मेरे लिए एक काइंड ऑफ पेन ड्राइव है, तो मैं उसको निकाल के किसी और नए लैपटॉप में भी लगा सकता हूँ। मैं जैसे ही लगाऊंगा तो मुझे डाटाबेस की सारी फाइलें तो वहीं मिलेंगी। मैं फिर से डाटाबेस एक इंस्टॉल करूंगा और उसको पॉइंट कर दूंगा इसके साथ में, डी ड्राइव के साथ में, है ना। तो ये थोड़ी सी फायदेमंद चीज़ होती है अगर हम काम करते हैं कि कोई भी डाटा, ठीक है, एप्लीकेशंस का या डाटाबेस का, अगर हम स्लैश फोल्डर इन लिनक्स, है ना, लिनक्स में हम सबको पता है कि एक स्लैश फोल्डर होता है। जैसे कि विंडोज़ में सी ड्राइव होती है, तो लिनक्स उसी सी ड्राइव को बोलता है स्लैश। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेव ना करें डाटा को, हम अपने डाटा को राइट करें किसी और फोल्डर के अंदर में, ओपीटी के अंदर में, ठीक है, या फिर एमएनटी के अंदर में, कहीं भी, लेकिन हम डायरेक्ट रूट में नहीं डालें, तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा EC2 इंस्टेंस मर जाएगा, तो हमारे रूट में जो डाटा थी वो तो चली गई। ठीक है, लेकिन जो अदर माउंट पॉइंट में हमारे पास डाटा था, ठीक है, वो पड़ा रहेगा। तो हम इस हार्ड डिस्क को ले करके, इस EBS को उठा करके किसी और EC2 के साथ में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है तो वेरी गुड। अभी हम जा रहे हैं, एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, है ना, और हम देखेंगे उसमें कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं किसी भी EC2 इंस्टेंस के अंदर में। ठीक है, तो उसके लिए डेमो के लिए मैं एक T2 माइक्रो ही लेता हूँ। T2 माइक्रो मेरे पास कोई भी। एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। अ, ये हम ये हम अपने अकाउंट में अपने बना के अकाउंट रख में बना सकते हैं के एक रख सकते हैं EC2 एक EC2। हाँ हाँ बिल्कुल, परमानेंट? वाई नॉट। उसका मैं कोई उसका चार्ज कोई नहीं होगा? चार्ज नहीं होगा? देखो उसका ना एक तरीका है। मैं क्या करता हूँ, देखो चार्ज तो होगा, थोड़ा मोड़ा चार्ज तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 6-7 रुपए तो चार्ज आपको महीने के आएंगे ही। मैं क्या करता हूँ कि मैंने ना एक कंप्लीट सेटअप कर रखा हुआ है इस EC2 में। ठीक है, पूरा CI/CD सेटअप कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे इसको यूज़ करना होता है, ठीक है, तो मैं इसकी साइज़ को ना बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से जाता हूँ, चेंज इंस्टेंस टाइप करता हूँ, ठीक है, और इसको बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, है ना। और फिर जब मेरा टास्क हो जाता है कंप्लीट, मुझे स्टॉप करनी है इंस्टेंस को, फिर मैं साइज़ को छोटा कर देता हूँ, T2 माइक्रो कर देता हूँ। तो T2 माइक्रो तो फ्री है ना, जब तक वो बंद रहेगा तो फ्री ही है T2 माइक्रो। तो T2 माइक्रो में मुझे वहाँ पे चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन पीछे में जो मैंने EBS यूज़ कर रहा हूँ या नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ करता हूँ, तो उसके चार्जेस मुझे लगते हैं।
तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो। एक ही मशीन के ऊपर सारी R&D कर सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैंने अभी लास्ट जो प्रैक्टिस करी थी हम्म। उसके उसको बनाने के बाद मैंने वो डिलीट कर दिया, हाँ, टर्मिनेट कर दिया। अभी तो फिलहाल आप वो ही काम ना मल्टीपल टाइम्स करो, जो आपने काम किया है उसको मल्टीपल टाइम्स करो। उससे क्या होगा कि आपको ना फ्लुएंसी आ जाएगी कि हाँ, आपको मतलब अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो कभी ट्रबल शूट करना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है कि वो उबंटू में चल रही है, लिनक्स में नहीं चलेगी, है ना। तो अभी तो आप हर बार क्रिएट करो, डिलीट करो। जितनी बार आप क्रिएट और डिलीट करोगे वो आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आपको उतनी बार नई नई चीज़ें मिलेंगी एवरी टाइम। तो हमेशा इजी वाला कभी मत चूज करना कि जैसे अमेजोन लिनक्स चूज कर लिया, ठीक है। ये हमेशा इजी होता है बिकॉज यू कैन सी कि ये बाय डिफॉल्ट इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देता है आपके ईएमआई में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक लैपटॉप खरीदा, है ना, उस लैपटॉप में ये सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड है ना, लाइक पुट्टी और एवरीथिंग इंस्टॉल्ड। अगर आपको एक लैपटॉप मिले और वो ब्लैंक मिले, है ना, तो आपको वो चीज़ें खुद से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये जो अमेजोन लिनक्स है, ये थोड़ा सा इजी है। अमेजोन लिनक्स तो आप थोड़ा अमेजोन लिनक्स को अवॉइड कर सकते हो। आप यूज़ कर सकते हो उबंटू या फिर सेंटोस या रेड हट, ठीक है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें चीज़ें पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेंगी, तो वहाँ पर आपको चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और एक बार आप लोग ना थोड़ा सा R&D करना, एक फ्री टायर विंडोज़ को एक्सेस करने का लॉन्च करके। वो मैं तुम आप लोगों को टास्क में दे दूंगा, बट लेट्स अगेन गो हियर। मैं भी एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा और उस EC2 इंस्टेंस में EVS जो है वॉल्यूम उसको अटैच करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं लॉन्च करने के लिए। अभी मैं ये वाले EMI यूज़ कर लेता हूँ। T2 माइक्रो विल बी फाइन। जैसे इसी जैसे इसी जैसे सकते हैं इसमें। बाकी और बाकी वीपीसी और वगैरह के भी VPC हमारे कुछ वगैरह के भी एडिशन हमारे आ रहे कुछ थे, बिकॉज एडिशन आ मैंने रहे थे, EC2 बिकॉज मैंने जैसे EC2 कल बनाया जैसे था, कल तो बनाया अराउंड था, मेरे तो पी अराउंड मेरे 50 रुपीज का P50 बिलियन रुपीज अभी शो कर रहा बिलियन है। अभी शो कर रहा है। और आई गेस इस था वजह आई से गेस तो इस मैंने वजह उसको भी से तो मैंने स्टॉक उसको लॉट टर्मिनेट स्टॉक भी लॉट करा है। टर्मिनेट भी करा है। ठीक है, अभी ना वो जो VPC वाला बात है ना, उस पर अभी हम जाएंगे। पहले ये डेमो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको वो भी बताऊंगा मैं कि VPC में किस किस चीज़ों के चार्ज AWS आपसे लेता है, ठीक है। तो आप बना के VPC को डिलीट कर देना चाहिए, उसको रखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक ठीक है, ऑलराइट। सो अभी तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो VPC होती है वो यूज़ कर ले रहा हूँ। और सबनेट्स कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे सबनेट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही देता है AWS, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास प्रोजेक्ट का AWS अकाउंट है ना, तो आप कभी भी वहाँ पर डिफ़ॉल्ट सब जो है VPC उसको मत रहने देना, उसको डिलीट कर देना, ठीक है। डिफ़ॉल्ट VPC से ज़्यादा थ्रेड्स अंदर आते हैं आपके अकाउंट में, तो इसीलिए कभी भी डिफ़ॉल्ट VPC मत रखना। अगर आप रखोगे तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसके ऊपर बहुत ही एक्टिवली काम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर में। नहीं तो क्या होगा कि आपने डिफ़ॉल्ट VPC रखी, है ना, समहाउ आपने कोई ऐसा पोर्ट अलाउ कर दिया 000 के ऊपर में, ठीक है, तो वहाँ से थ्रेड्स आपके अकाउंट में घुस जाएंगे, है ना। और फिर वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको निकालना। अगर कोई हैकर घुस गया तो उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपको वो VPC डिलीट करनी पड़ती है। फिर उस सिचुएशन में जब आप VPC को डिलीट करते हो, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑल योर एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन द सेम नेटवर्क, है ना। तो फिर वो आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये कि जो हमने IAM में एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की बनाया था, राइट, उसको कभी भी पब्लिक में मत डालना। पब्लिक में इन द सेंस कभी भी गिटहब पे, है ना, या फिर कोई अदर जगह पे नहीं डालने का। वो इसलिए किसी अदर जगह पे या पब्लिक में मत डालना क्योंकि वो जो है ना आपका एक्सेस की और सेकंड एक्सेस की, वो भी एक तरह का यूजर आईडी पासवर्ड है ना, कमांड लाइन के थ्रू। तो वहां से भी हैकर्स, अगर आपका वो मिल गया तो हैकर्स उससे भी आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो जब भी आपको कभी ऐसी सिचुएशन मिले
कि कीपैड शेयर करना है किसी एप्लीकेशंस के लिए, तो हमेशा याद रखना उसके लिए आई एम रोल क्रिएट करना, और आई एम रोल के थ्रू उस एप्लीकेशंस को देखना कि कैसे अलाउ डिना कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। Let me launch. ऐड स्टोरेज बाय डिफॉल्ट ये 8 GB देता है, मैं इसको 10 GB कर लेता हूँ। ठीक है। क्लास अच्छा, मैं यहाँ पे एक सेकंड देखता हूँ, अगर मेरे पास पुट्टी है तो मैं पुट्टी यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को आसान हो। ठीक है, ये अभी पंकज के लिए। पंकज, आप जो बता रहे थे ना कि कीपैड डाउनलोड किया उसके बाद क्या करना है, तो बेसिकली हम्म, जैसे ही आपने हम्म, कीपैड क्रिएट किया और डाउनलोड किया, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना कीपैड जो मिलेगा ये मिलेगा, ठीक है, .pem फाइल, ठीक है। लेकिन अब हम सबके पास विंडोज़ लैपटॉप है ना, तो हमें ना इसको चेंज करना पड़ेगा एक्सटेंशन .ppk फाइल, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको रीनेम नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक टूल आती है पुट्टी के साथ में, पुट्टी जेन, ये वाली टूल, है ना, ये देखो रन पुट्टी जेन, ये लिखा हुआ आएगा पुट्टी जेन, पुट्टी जनरेटर बेसिकली। तो यहाँ पे जाना है, इस लोड बटन से लोड करना है, ठीक है। आपको अपनी कीज को सेलेक्ट करना होगा, जैसे पीईएम फाइल है, इसको सेलेक्ट करो, ओपन करो, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके क्लिक करो सेव प्राइवेट की, और सेव प्राइवेट की करके आप जब इसको प्राइवेट की में सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली .ppk में फॉर्मेट चेंज हो जाएगा इस की का। जब वो चेंज कर दिया आपने की, फिर आप यहाँ जाके डायरेक्ट आईपी एड्रेस डाल देना, ठीक है। आईपी एड्रेस डालने के बाद एसएसएच पे क्लिक करोगे, ऑथेंटिकेशन में क्लिक करोगे, यहाँ ब्राउज में जाओगे, और अपने कीज को .ppk को याद रखना, यहाँ देखो .ppk है ना, इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करो, ये एक्सेस करवाने के लिए फर्स्ट टाइम बोलेगा, ठीक है। अब मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कि डिफ़ॉल्ट यूजर्स, हर एक ओएस के लिए एक डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, ठीक है। अब मेरे पास अमेज़न ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होगा EC2 माइनस यूज़र होगा। जिसने मुझसे लॉगिन के लिए पूछा कि नाम बताओ कौन सा यूज़र है तुम्हारा, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा EC2 माइनस यूज़र, ये मुझसे लॉगिन करवा लेगा, ठीक है। तो आपको यही प्रोसेस बस फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, जब भी ओके, आपको कोई मशीन मिलती है, सबसे पहले नई नई मशीन आप जब लॉन्च करते हो तो आप सबसे पहले ना उसमें अपडेट चला दो। अपडेट चलाने से क्या होगा कि जो भी नए पैचेस और डिपेंडेंसीज होगी उस मशीन की, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी।
हाँ रोशन जी। एक क्वेश्चन है मैं। अगर ये विंडोज मशीन है तो इसमें पैकेज कैसे डलेगा? उसमें एडिशनल की उसमें लिंक से एडिशनल डालना की है या लिंक से डालना है या कैसे डलेगा उसमें, अगर विंडोज कैसे मशीन है डलेगा तो? उसमें अगर विंडोज मशीन है तो? विंडोज सर्वर की बात कर रहे हो या आपका बेस मशीन विंडोज है? जैसे मेरा जो ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा है ये सर्वर है मेरा, है ना? और मैं जहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ वो लैपटॉप मेरा विंडोज है, तो आप कौन सी बात कर रहे हो? विंडोज नहीं नहीं, मैं ये सर्वर? मशीन की बात कर रहा नहीं हूँ, नहीं, मैं ये मशीन की बात कर रहा एडब्ल्यूएस हूँ, ये एडब्ल्यूएस AWS मशीन अच्छा की बात कर रहा हूँ हम्म। विंडोज से। ये अच्छा। मैंने क्रिएट किया था, ये अगर उसमें मैंने अंडर क्रिएट किया मान लो था, अगर कुछ उसमें मुझे अंडर मान पैकेज लो कुछ डालनी है, मुझे ऑफिस हो पैकेज या डालनी है, ऑफिस एसक्यूएल हो हो, हाँ तो हाँ कैसे डलेगा? तो ठीक है। कैसे डलेगा? तो सबसे पहले विंडोज़ जो लैप सर्वर आप लॉन्च करोगे ना, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक टूल होती है RTMP या RDP, ठीक है? हाँ वो एक्सेसिबल था, हाँ हाँ वो बट एक्सेसिबल वो था। पैकेज क्या बट डायरेक्ट उसको मैं अपने पैकेज क्या लैपटॉप से कॉपी डायरेक्ट कर मैं सकता अपने हूँ या लैपटॉप फिर से कॉपी कर अमेजन की सकता कोई हूँ या लिंक फिर है वहां से भी अमेजन मैं की कोई पैकेज ले लिंक है सकता वहां हूँ? से भी मैं पैकेज ले सकता हूँ? डायरेक्ट तो कॉपी नहीं होगा, है ना? डायरेक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं चलता है। तो आप उस सर्वर को एक्सेस करोगे विन एससीपी वगैरह टूल से। आप एक बार ट्राई करना, मैंने कभी ट्राई किया नहीं है ना, एक बार ट्राई करना, नहीं तो फिर S3 बकेट में अपलोड करके डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं। ठीक। तो अभी जब हम देख रहे हैं ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम, है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉल्यूम है वो XVDA है। XVDA कौन सी है? जो हमने ऐड किया था जब इंस्टेंस बना रहे थे, तो हमने एक 10 GB का वॉल्यूम ऐड किया था, राइट? तो यहाँ पे ये 10 GB का वॉल्यूम हमें दिखा रहा है कि हाँ ये 10 GB का वॉल्यूम तुमने ऐड किया था इंस्टेंस को बनाते वक्त, है ना? कोई एक्सटर्नल वॉल्यूम नहीं है। और ये देखो, ये सी ड्राइव, ये स्लैश ड्राइव जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना जो भी अपने डिपेंडेंसीज और जो भी चीज़ें लाइब्रेरीज वगैरह के लिए इतनी वॉल्यूम कंज्यूम कर ली, तो हमें अवेलेबल सिर्फ 8.5 GB वॉल्यूम ही मिला। नाउ व्हाट वी वांट इज वी वांट टू ऐड एन एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है? एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जाके एक वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। एडिशनल मैंने सब कुछ डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है, इसीलिए 100 GB का साइज़ ये दे रहा है, ठीक है? आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको 10 GB ज़रूरत है, 10-20 GB ज़रूरत है, तो वो भी आप बना सकते हो, ठीक है? तो हमने एक वॉल्यूम बना लिया, मतलब हमने एक हार्ड डिस्क ले लिया है अमेज़ोन से। अब हम क्या करते हैं कि इस वॉल्यूम को ना अटैच करते हैं EC2 इंस्टेंस के साथ में। तो यहाँ जब जाओगे ना एक्शंस में, ये बोलेगा अटैच वॉल्यूम, ठीक है? यहाँ पर आप इंस्टेंस चूज़ कर सकते हो कि किस में अटैच करना है। अभी जो हमने डिफ़ॉल्ट लॉन्च किया था उसमें हम अटैच करते हैं। ये बोल रहा है कि जो तुम डिवाइस यूज डालने वाले हो वो डिवाइस ये है, ठीक है? ये डिवाइस हम अटैच करने वाले हैं। लेट्स अटैच। रनिंग EC2 इंस्टेंस में हमने ये वॉल्यूम अटैच कर दिया। जब आपने अटैच किया ना, तो आपको यहाँ पर EC2 के डैशबोर्ड में, ये EC2 का डैशबोर्ड है ना? यहाँ पे ब्लॉक डिवाइस में आपको दिखने लग जाता है कि एक वॉल्यूम आ गई है, ठीक है? ये रूट डिवाइस थी जो हमें दिख रहा था, यहाँ दिख रही थी। ब्लॉक डिवाइस मतलब EBS है, रूट डिवाइस भी EBS है। हमने एक एक्स्ट्रा EBS यहाँ पे अटैच किया है। अब
इसमें ना 3-4 कमांडें हैं, ठीक है, जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। तो मैं ना एक ब्लॉग फॉलो करता हूँ जो कि बहुत इजी वे में इसने बताया है कैसे क्या क्या कमांडें अपने को फॉलो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोलता है कि एक एल एस बी एल के करके चेक करो ब्लॉक। एल एस बी एल के होता है लिस्ट ब्लॉक, ठीक है। एल एस लिस्ट, बी एल के मतलब ब्लॉक, कितनी ब्लॉक डिवाइसेस हैं आपके पास। तो ये बता देगा आपको कि एक नई लिस्ट ब्लॉक डिवाइस आपको मिली है जो कि 100 डी है ना, जीबी और टाइप डिस्क है ना। इसमें अभी तक कोई पार्टीशन नहीं हुआ है। नीचे ऊपर वाला जो है वो पार्टीशन दिखा रहा है कि कौन सा पार्टीशन है। हम्म लाइक आपको बता रहा है कि सी ड्राइव बना हुआ है ना। सिमिलरली यहाँ पर अभी बोल रहा है कि कुछ भी पार्टीशन नहीं है। एल एस पी की यही काम करता है। अब एक काम करो, एक फाइल बना दो कोई सा भी। तो हम जस्ट सेम टू सेम काम करेंगे, जो भी वहाँ पर लगा हुआ है ना, हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। इसने एक डाटा फाइल इसके अंदर में बना दिया है ना। उसमें चेक, सॉरी बनाया नहीं, इसने चेक किया कि इसके अंदर कोई फाइल्स पड़ी है। तो उसमें दिखा है कि एक डाटा फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है। अब इसको पहले फॉर्मेट करो, जो आपने बनाया है एक डिस्क, उसको पहले फॉर्मेट करना है। चलो इसको फॉर्मेट करते हैं ext4 के साथ में, सबसे लेटेस्ट है डिस्क का, तो हम इसको ext4 के साथ फॉर्मेट कर देते हैं। क्रिएटिंग जनरल, डन, राइटिंग। अब ये इसने फॉर्मेट कर दिया। अब ये इसकी एक नई फॉर्मेट आ गई ext4, ठीक है। अब एक नया डायरेक्टरी बनाओ अपने लैपटॉप में। sudo mkdir, मैं इसको बना देता हूँ क्लासरूम, ठीक है, बन गया। अब इस क्लासरूम को माउंट कर देते हैं। sudo माउंट, इसको माउंट करेंगे डेव एक्सपीडीएफ को, है ना। यहाँ से देख लेते हैं एल एस बी एल के, इसको माउंट करना है। sudo डेव एक्सपीडीएफ, डेव क्या है, /डेव, /डेव मतलब डिवाइस, ठीक है। और डिवाइस कौन सी डिवाइस का नाम लिख रहे हैं, तो हमें नाम लिखना पड़ेगा XVDF, ये डिवाइस है मेरी। इसको कहाँ माउंट करना है, क्लासरूम के अंदर में। माउंट की कमांड, माउंट, df-kh। देखो यहाँ पर जो हमने नया वॉल्यूम ऐड किया था वो हमारे मशीन में क्लासरूम के अंदर आ गई, ठीक है। एल एस बी एल के, अब हमें दिखने लगा कि XVDF जो है वो माउंटेड है। अब एक काम करो, इसके अंदर में जाओ, क्लासरूम के अंदर में, और यहाँ पर एक फाइल बना दो sudo touch abc, vi से ही बना दो, vi classroom डॉट txt। hi, this is my new disk of server IP 172.31.12.24। ये बन गई हमारी, ठीक है, एक फाइल। अब हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम को इस मशीन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और नई मशीन में हम बनाएंगे और देखेंगे कि सेम वॉल्यूम हम अटैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको मार दो डिलीट।
हाँ, ये बोल रहा है कि अभी अगर आप करोगे डिलीट तो ईबीएस भी डिलीट हो जाएगा, इसलिए आपको ईबीएस वॉल्यूम विच डू नॉट हैव डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ठीक है, सेट टू ट्रू विल परसिस्ट आफ्टर द इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड। अगर ईबीएस जो है उसमें ये नहीं है, अगर आप ईबीएस भी डिलीट करना चाहते हो अपने EC2 के साथ में ही, तो आपको ये ऑप्शंस सेट करने पड़ेंगे ईबीएस में। अगर नहीं है तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट अगर ये इंस्टेंस डिलीट हो गई तो ईबीएस बचा हुआ रहेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। साथ ही साथ एक नया इंस्टेंस बना लेते हैं। SSH authentication classroom, ओके। स्टेटस चेक पास नहीं हुआ है, लेट्स ट्राई अगेन। EC2 यूजर वाई। नहीं, 2 मिनट देना है पहले। ऑलराइट, सो मशीन में अवेलेबल है। लेट्स सी कि हम इसको अटैच कर सकते हैं नहीं कर सकते। वॉल्यूम में चलते हैं, हमारे पास 100 GB पड़ा हुआ है, इसको अटैच करते हैं। LSBL के में नहीं देखेंगे पहले कि LSBL अटैच के है। में नहीं देखेंगे हाँ, पहले कि उसमें तो अटैच है या दिखेगा नहीं। ही, अभी हमने डिवाइसेस दिखेंगे ना। LSBL के में डिस्क अवेलेबल दिखेगा।
मुझे बस एक डाउट है कि इसको दोबारा से फॉर्मेट ना करना पड़े। तो डेल एक्सवीजीएफ क्लासरूम df-th परफेक्ट कैट cd क्लासरूम परफेक्ट। ये हमने दूसरे सर्वर पे जब हम थे तब हमने बनाया था। अब यहाँ देखो ये सर्वर की आईपी और इस सर्वर की आईपी डिफरेंट है। दैट मीन्स ये पुराने वाले सर्वर से जो हमने डिस्क बनाया था वो हम यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमें ना यहाँ पे दोबारा से फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम फॉर्मेट करेंगे तो सब कुछ गायब हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, सिर्फ माउंट कर दिया। हम यहाँ पर कुछ और भी बना सकते हैं। मैंने बस एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए क्लासरूम बनाया था, है ना। आप कुछ और भी बना सकते हो, नए सर्वर पे नया डायरेक्टरी, ठीक है, उसमें भी माउंट करा सकते हो। तो इस डेमो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक ईवीएस जो है वो हम अटैच और री अटैच कर सकते हैं, है ना। अटैच डिटैच कर सकते हैं किसी सर्वर से यहाँ से वहाँ, ठीक है। इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नो। थैंक यू सो नो। मच। तो इसको फिर हम डिलीट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ एक हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन था मेरा। एक तो अ, इसमें साइज एक तो अभी इसमें अभी हमने साइज साइज इंक्रीज ही अभी किया है ना ये अभी तो। हमने साइज इंक्रीज ही किया हाँ ना ये हमने तो, एक एक्स्ट्रा लेकिन वॉल्यूम अटैच कर दिया तो साइज इंक्रीज करके कर दिया। तो साइज इंक्रीज तो करते साइज जैसे अभी इंक्रीज हमने करते इंक्रीज किया है, जैसे अभी हमने इंक्रीज किया है, तो इसमें कुछ तो जरूरत तो पड़ती नहीं है ना इसमें हमें, जैसे कुछ उसकी जरूरत तो डाउन टाइम पड़ती नहीं की है या ना हमें, किसी जैसे उसकी डाउन टाइम की स्टॉप या की किसी टर्मिनेट की। नहीं नहीं नहीं, स्टॉप की हमने तो टर्मिनेट की मतलब हम यहाँ पर लाइव मशीन पे कर सकते हैं। लाइव बिल्कुल मशीन बिल्कुल पे कर कर सकते सकते हैं। हैं। ठीक अगर आपको मान लो ठीक है। इस 100 GB से भी ज़्यादा बनाना है, लेकिन यही वाला हार्ड डिस्क होना चाहिए, मतलब इसका डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। एक क्वेश्चन ये भी होता है, जैसे भी अपने साइज इंक्रीज से बात करते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग ईवीएस, ये तो एग्जिस्टिंग ईवीएस है ना, जिसमें कि ये अवेलेबल होना चाहिए क्लासरूम डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अगर इसी को 200 GB करना है सेम हार्ड डिस्क को, है ना, 100 GB से 200 GB करना है, तो है। वो भी, एलवीएम से। हाँ नहीं नहीं उस पे नहीं एलवीएम कर से सकते हैं क्योंकि उस पे तो एक ही स्पेस है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले स्नैपशॉट करना पड़ेगा। फिर स्नैपशॉट के थ्रू हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं साइज अपने वॉल्यूम का। मतलब पहले एक इमेज बनाओ इससे, इस वाले हार्ड डिस्क का एक स्नैपशॉट लो, क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है। स्नैपशॉट लेके जैसे आप स्नैपशॉट बनेगी तो स्नैपशॉट से भी आप वॉल्यूम बना सकते हो। एक अभी आपने देखा था जब मैंने वॉल्यूम क्रिएट के ऑप्शन में गया था मैं, तो ये मुझसे पूछ रहा था कि कोई स्नैपशॉट है क्या तुम्हारे पास, ठीक है। अगर मेरे पास कोई स्नैपशॉट होता तो मैं उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट से भी अपनी वॉल्यूम्स को बना सकता था। मतलब वॉल्यूम बनाने के दो तरीके हैं, या तो मैं ब्लैंक वॉल्यूम बनाऊं, जो मैंने ब्लैंक वॉल्यूम बनाया, क्रिएट वॉल्यूम में क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद ब्लैंक वॉल्यूम बना दिया मैंने, है ना। तो ये मेरा खाली वॉल्यूम था इसलिए मैंने यहाँ से वहाँ अटैच कर दिया। अब जैसे रन टाइम में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी भी ये वॉल्यूम खाली नहीं होगा, ठीक है। समहाउ इसमें अगर 100 GB हो गया है, पूरा फुल हो गया, और वो ऐसी सिचुएशन है कि आप डिलीट भी नहीं कर सकते उस वॉल्यूम को, है ना। लेकिन आपको साइज बढ़ाना है, अगर आपको साइज इंक्रीज करना है तो आप कैसे करोगे, स्नैपशॉट के थ्रू करोगे, ठीक है। तो ये टास्क मैं आप लोगों को दूंगा कि स्नैपशॉट के थ्रू एक नया वॉल्यूम बनाना है। आप ज़्यादा बड़ा बड़ा मत बनाना, आप 30-30 GB का वॉल्यूम बनाना। क्रिएट वॉल्यूम blank and attach it to running EC2। साइज 10 GB रखना, मैंने 100 GB लिया था, आप 10 GB लेना। दूसरा, increase the size of EBS using snapshot and attach it to the EC2 instance
और ये साइज इस बार 20 GB का कर देना, ठीक है। ऑल राइट, तो मुझे ये सारी चीज़ें पहले डिलीट मार लेनी चाहिए। लेट मी क्लीन द रिसोर्सेस। जब मैं terminate हुआ, फिर मैं करता हूँ। अच्छा, जैसे ही वॉल्यूम यूज़ में नहीं रहेगा ना, मतलब EC2 मैंने डिलीट मार दिया, तो यहाँ पे ना आपको अवेलेबल में दिखेगा। दैट मीन्स ये कहीं पर अटैच नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप इसको डिलीट कर सकते हो। परफेक्ट, तो मेरा रिसोर्सेज क्लीन हो गया। रोशन एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यस। रोशन एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने मशीन डिलीट कर दिया, मैंने मशीन डिलीट कर दिया, इंस्टेंस डिलीट कर दिया, बट वॉल्यूम रखा है, राइट? चार्ज होगा या आइडियल, तो उसका क्या चार्ज नहीं होगा नहीं या नहीं, आप आइडियल हो अगर रहेगा? कोई AWS के प्रॉब्लम कोई नहीं भी है। रिसोर्स को कंज्यूम करके रखोगे तो उसके पैसे लगेंगे आपको। तो EBS के भी पैसे लगेंगे। जैसे मेरी ये अभी स्टॉप इंस्टेंस है ना, तो इंस्टेंस के पैसे नहीं लग रहे हैं मुझे, लेकिन ये स्टोरेज के पैसे लग रहे हैं। मैंने 20 GB जो स्टोरेज रखा हुआ है उसके मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर बिलिंग करता है AWS एक एक चीज़ों का, इस वजह से। ठीक है, तो अभी सेकंड जो हम लोग डेमो करेंगे वो हम डेमो करेंगे लोड बैलेंसर, है ना, और लोड बैलेंसर के साथ में EC2 इंस्टेंसेस का, ठीक है। और इसके साथ में मैं एक और एडिशनल चीज़ ऐड कर दूंगा अभी आज, राउट 53। ये एक DNS सर्विस है AWS की, ठीक है। तो ये अभी डेमो हम लोग करने वाले हैं। हमने लोड बैलेंसर के बारे में पीछे लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन आज हम थोड़ा सा और उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के लोड बैलेंसर होते हैं, विच लोड बैलेंसर वेयर वी कैन यूज़, कब कौन सा लोड बैलेंसर मेरे को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। राउट 53 क्या करता है, एक डोमेन अगर मुझे फ्री डोमेन चाहिए तो मैं फ्री डोमेन कहाँ से ले सकता हूँ, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी 5 मिनट के ब्रेक से आ रहा हूँ, उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे। यस, हमने लास्ट टाइम लोड बैलेंसर के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सो एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया कि लोड बैलेंसर कब यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए? जितना हमने डिस्कस किया था उतना ही। ये ये लोड बैलेंसर बेसिकली क्या है, लोड जैसे बैलेंसर बेसिकली क्या है, जैसे हम कोई कह सकते हैं एप्लीकेशन हम कुछ कह रन कर सकते रही है। हैं आपने एप्लीकेशन कुछ रन एग्जांपल कर दिया रही था है। आपने फ्लिपकार्ट एग्जांपल दिया का, था नहीं क्रिकेट बज का। फ्लिपकार्ट का, नहीं क्रिकेट बस तो का। क्रिकेट बज में आपने बताया था तो कि क्रिकेट बस में 2007 में आपने क्या बताया हुआ था था कि कि किसी ने 2007 सेंचुरी में क्या लगाई हुआ थी, था कि तो उस पे किसी ने हिट इतना सेंचुरी बढ़ गया लगाई थी, था, तो उस पे हिट इतना बढ़ गया था, पब्लिक का, कि उसकी साइट डाउन हो गई थी। पब्लिक का, कि उसकी साइट तो इन डाउन हो दैट गई थी। केस लोड बैलेंसर तो यहाँ पे इन हेल्प दैट करेगा केस कि लोड अगर बैलेंसर आपके यहाँ पे हेल्प करेगा कि ट्रैफिक अगर ज़्यादा बढ़ आपके रहा है तो ये आपको ट्रैफिक एक ज़्यादा बढ़ रहा है तो पैरेलली ये आपको एक ईसी टू इंस्टेंस पैरेलली क्रिएट करके दे देगा, EC2 जिससे कि वो इंस्टेंस लोड क्रिएट करके आपस दे में देगा, जिससे रोबिन कि वो हुड के लोड थ्रू, आपस में रोबिन हुड के राउंड थ्रू रोबिन के थ्रू सॉरी राउंड राउंड रोबिन रोबिन के रूल के थ्रू थ्रू ना सॉरी वो पैरेलली राउंड उसको रोबिन रूल लाके के और थ्रू बैलेंस ना कर वो देगा जब तक पैरेलली उसको उसको लाके और रिक्वायरमेंट नहीं बैलेंस होगी। कर देगा जब तक और उसको जब रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होगी। होगी तो फिर वो और जब एक रिक्वायरमेंट नहीं सिंगल होगी तो फिर वो इंस्टेंस में आ जाएगा। एक सिंगल इंस्टेंस में आ जाएगा। नहीं, बेसिकली जो आपने बताया वो हमने डिस्कस किया था ऑटो स्केलिंग में, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो बेसिकली लोड बैलेंसर जैसा नाम है ना, बैलेंस द लोड, ठीक है। ये किसके लोड को बैलेंस करेगा? वेबसाइट के लोड को बैलेंस करेगा, है ना।
हमें ये क्यों चाहिए लोड बैलेंसर? अगर हम कोई भी सर्वर मतलब कोई वेबसाइट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चला रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें एक एच ए मोड में चलाना होगा। एच ए मोड का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी मोड, है ना, हाईली अवेलेबल होनी चाहिए वेबसाइट। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी वेबसाइट आधे घंटे के लिए भी डाउन रहे या 10 मिनट के लिए भी डाउन रहे। आप ये सोचो कि अगर कभी flipkart.com पे आप शॉपिंग कर रहे हो और वो 10 मिनट के लिए डाउन हो गई, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा कस्टमर का बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली तो फेथ कस्टमर का ख़त्म हो जाता है उस वेबसाइट के ऊपर में। दूसरी बात है कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे वो भी पता नहीं कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, अगर हम कोई भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट चलाते हैं, है ना, तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हमेशा हाईली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जीरो डाउन टाइम, है ना, जीरो टॉलरेंस। उसके लिए हम लोड बैलेंसर को यूज़ करते हैं। तो लोड बैलेंसर में हम एक लोड बैलेंसर प्रोविज़न करते हैं और उसके नीचे में इंस्टेंसेस लगाते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल 2 यहाँ पे रखा हुआ है। आप यहाँ पे मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम देखते हैं कि कितने तरीके के लोड बैलेंसर होते हैं, है ना। तो लोड बैलेंसर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला और जो बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसर होता है वो क्लासिक लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। तो क्लासिक लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये लगभग सेम है, बट सेम नहीं है, लगभग सेम है। कहाँ तक सेम है? तो क्लासिक लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दोनों जो हैं HTTP, HTTPS और TCP, ये तीनों प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। HTTP, HTTPS और TCP प्रोटोकॉल को। अब देखते हैं कि क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं और कब कौन सा लोड बैलेंसर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्लासिक तो मत ही यूज़ करना, क्योंकि क्लासिक इज़ अ वेरी ओल्ड लोड बैलेंसर, सो माइट बी कि 1-2 साल में उसका सपोर्ट हटा दे AWS, तो उसको तो यूज़ मत करना। ये सबसे पुराना लोड बैलेंसर है और ये जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता था वो HTTP, PS एंड TCP, ये 3 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता था, ठीक है। क्लासिक लोड बैलेंसर में क्या होता था कि एक बार आपने लोड बैलेंसर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, अगर आपको उसमें नया कोई पोर्ट या फिर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आपको एक नया लोड बैलेंसर दोबारा से बनाना पड़ेगा। सेम लोड बैलेंसर में आप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कि ये जो राउटिंग करता था एप्लीकेशन पे, ये सर्वर बेस्ड राउटिंग करता था। सर्वर बेस्ड मतलब इस EC2 इंस्टेंस में अगर कोई पोर्ट चल रहा है, मान लो 2001, 2021, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ये पोर्ट चल रहा है तो ये लोड बैलेंसर क्या करता था, इसको मैप करा देता था इस पोर्ट के साथ में। 80 पोर्ट पे वो रिक्वेस्ट लेगा, या HTTP पोर्ट पे HTTPS जो कि 443 पोर्ट होता है, ठीक है, इन दोनों पोर्ट में से किसी पे भी रिक्वेस्ट लेगा और अंदर में किसी और पोर्ट के ऊपर में वो रिडायरेक्ट करा देगा ट्रैफिक को, ठीक है। तो यही काम होता था क्लासिक लोड बैलेंसर का। उसके पास बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते थे कि अगर कोई वेबसाइट को मान लो होम स्क्रीन /होम पे भेजना है ट्रैफिक को, ठीक है, या फिर कार्ट पे भेजना है ट्रैफिक को, ठीक है, तो इस तरह की उसके पास कोई रिक्वायरमेंट कैपेसिटी नहीं थी कि वो इस तरह टारगेट बेस्ड राउटिंग भी कर पाए। वो सिंपल सा पोर्ट बेस्ड राउटिंग करता था, पोर्ट पे लिया ट्रैफिक और पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद आया हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में थोड़ी सी ना इन्हेंसमेंट हुई, है ना। इन्हेंसमेंट में क्या हुआ? इन्हेंसमेंट में ये हुआ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टारगेट बेस्ड राउटिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो एक ही मशीन में अगर आपकी जो वेबसाइट है वो लेट से google.com, ठीक है, google.com जब खोलते हो तो ये आपको गूगल दे देता है एक सर्च इंजन, लेकिन जब इसको आप /लॉगिन करोगे, है ना, तो ये आपको लॉगिन के पेज पे भेज देता है कि हाँ ये आप जीमेल पे या गूगल पे लॉगिन कर लो, ठीक है। उसी तरह अगर आप मान लो कार्ट पे जाते हो, है ना, या फिर आप जाते हो जीमेल पे /जीमेल, ठीक है, तो ये आपको मैप कराता रहता है। जैसे इस मशीन के ऊपर में जो एप्लीकेशन का पाथ है, एग्जैक्टली हम यहाँ पर पाथ बेस्ड राउटिंग कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर हम पाथ बता रहे हैं ना, डायरेक्टरी का नाम बता रहे हैं डायरेक्टली, है ना। तो अगर हमें उस तरह की सिचुएशन हैंडल करनी पड़े तो ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह का इन्हेंसमेंट हुआ क्लासिक लोड बैलेंसर में। फिर हम आते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या बोलता है कि मैं जैसे क्लासिक लोड बैलेंसर राउटिंग कर रहा था पोर्ट बेस्ड, मैं कर सकता हूँ सेम काम। ठीक है, पोर्ट बेस्ड राउटिंग, लेकिन मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के जैसा पाथ बेस्ड राउटिंग नहीं कर सकता। बट आप मुझे एक और काम के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंड पॉइंट्स बनाने हैं, इंड पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, ऑन परमाइसेस में जो डाटा सेंटर है, ठीक है, मान लो हमारी आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक डाटा सेंटर होता है पर्टिकुलरली, जो कि वहाँ के पर्टिकुलर नेटवर्क में, लोकल नेटवर्क में चलता है। इस नेटवर्क से वीपीसी के अंदर में वीपीसी के अंदर में जो कनेक्टिविटी बने वो प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर में बने, पब्लिक पे नहीं बने, है ना। प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर में बने, पब्लिक पे नहीं बने। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एनएलबी। ठीक है, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर यहाँ पर भी क्या करेगा, यहाँ पर भी वो कनेक्टिविटी बनाएगा और क्या करेगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग काइंड ऑफ काम करेगा। तो हम नेटवर्क लोड बैलेंसर को दो जगह यूज़ कर सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को डाल के उसको डायरेक्ट पोर्ट बेस्ड राउटिंग कराने के लिए यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम कनेक्टिविटी के लिए कि मतलब मेरा अगर कोई ऑन प्रेमिसेस से कोई बंदा एसएसएच कर रहा है इस मशीन को, या फिर नॉट ओनली एसएसएच, अगर कोई एप्लीकेशन खोलना चाह रहा है ऑन प्रेमिसेस से प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर में, तो वो इसको यूज़ कर सकता है नेटवर्क लोड बैलेंसर को। तो ये इसके छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन क्लासिक और नेटवर्क लोड बैलेंसर का। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे, है ना, और उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले उसको बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, एक EC2 इंस्टेंस, दो EC2 इंस्टेंस प्रोविज़न करूँगा, दोनों अलग अलग रीजन इसमें अवेलेबिलिटी जोन में। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो EC2 इंस्टेंसेस हो वो डिफरेंट एबिलिटी जोन में हो। सेम एबिलिटी जोन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेम जोन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने अभी बात किया था HA, हाई अवेलेबिलिटी का, है ना। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक इंस्टेंस अगर डाउन हो गई, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे लोड बैलेंसर लगा है, इसके नीचे में एक EC2 लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक EC2 लगा हुआ है, ठीक है। ये AJ2 में है ना, और ये AJ1 में है। एबिलिटी जोन का मतलब तो जानते होंगे आप लोग, है ना। एबिलिटी जोन होता है फिजिकल डाटा सेंटर, ठीक है। जैसे कि अगर यूएस ईस्ट 1 है तो यूएस ईस्ट 1A 1B ऐसे करके जो बनाते हैं ना इंस्टेंसेस हम, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कि एक फिजिकल डाटा सेंटर एजे जो है, ये पूरी की पूरी डाटा सेंटर ही डाउन हो गई, ठीक है। अब चूंकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो लोड बैलेंसर के अंदर में है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट सर्व होता रहेगा जब तक कि यहाँ पर इशू फिक्स नहीं हो जाता, तो हमारी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर EC2 इंस्टेंसेस बनाते हैं दो, T2 माइक्रो। एक हम लेते हैं 2A एबिलिटी जोन में, 10 GB का लेते हैं, स्टोरेज लॉन्च। दूसरा इंस्टेंस हम बनाते हैं 2B में,
ये टू सी कहीं भी बना दो। ठीक है, हमने दो इंस्टेंसेस बना लिए, है ना। एक का नाम दे देते हैं EC2 सर्वर 1, इसका नाम दे देते हैं EC2 सर्वर 2। सर्वर 1 पे पहले लॉगिन करते हैं और एक एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। सर्वर 1 एंड ऑथेंटिकेशन क्लास ओपन करो। EC2 यूजर बहुत सारे या अपडेट, जब तक ये अपडेट होगा हम दूसरी मशीन पे भी लॉगिन कर लेते हैं। दूसरा मशीन है .36। ये है सर्वर 2। सेव कर, ठीक है, लॉगिन करो। EC2 यूजर sudo store -y। ठीक, पहला मशीन में सब कुछ हो चुका है। सर्वर 1, ठीक है। होस्ट नेम -ctl, ये कमांड होती है अगर आपको कोई होस्ट नेम सेट करना है, तो मैं इसलिए सेट कर देता हूँ क्योंकि जब मैं बार बार चेंज करूँगा ना तो आप लोगों को ये आईपी याद नहीं रहेगा। ठीक है, एक कमांड होती है होस्ट नेम -ctl, देन होस्ट नेम हाइफन स्टैटिक, उसके बाद होस्ट का नाम सर्वर 1, होस्ट नेम ctl इसमें अवेलेबल नहीं। होस्ट नेम CTL ही रहता है। होस्ट नेम ctl होता है, होस्ट नेम CTL ही रहता है। अच्छा अच्छा, डिफॉल्ट होस्ट नेम CTL, डिफॉल्ट होस्ट नेम CTL। होस्ट नेम ctl भी नहीं है। होस्ट नेम CTL डिफॉल्ट।
होस्ट नेम CTL डिफॉल्ट, एक सेकंड देख या लेते हैं। सेट कुछ ऐसे आता है सर। होस्ट नेम EC2 Amazon। होस्ट नेम CTL, अच्छा सेट होस्ट नेम था, सॉरी। होस्ट नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम, सेट माइनस होस्ट नेम, क्या बकवास है, यही चला दे रहे हैं। होस्ट नेम CTL सर्वर 1, ये तो कमांड ही फोन नहीं कर रहा। चलो इंस्टॉल HTTP, मैं यहाँ पर अपाची डाल रहा हूँ दोनों मशीन के ऊपर में। तो अपाची एक वेब सर्वर है। सर ये CTC होस्ट में भी जाके चेंज कर सर सकते ये बताओ। CTC होस्ट में भी जाके चेंज कर सकते हैं, हैं CTC होस्ट स्लैश इसमें भी डाल CTC बट होस्ट, इसमें है ना होस्ट नेम इसमें सेट भी नहीं डाल होगा, सकते हैं तो। वो तो इसको रिजॉल्व करने के लिए बस यूज़ करेगा। मैं इसको मास्क करना चाह रहा था। नहीं सेंटोस होस्ट नेम ATC होस्ट नेम नहीं होस्ट नेम ATC ETC होस्ट नेम, होस्ट नेम यहाँ पे है ना, IP के अगेंस्ट में देना होगा या सिंपल देना होगा? वो सीधा, बट इसमें ना ये डाउन टाइम लेगा। ना वो सीधा, रिबूट मारना बट पड़ेगा। इसमें ना ये डाउन टाइम लेगा, लाइव अच्छा नहीं जाएगा। चलो कोई बात हाँ। नहीं, अपन वहाँ से तो पता चल ही जाएगा अपाची जब हम डालेंगे तो। yum install httpd -y, ठीक है। सिस्टम CTL स्टेटस httpd, सिस्टम CTL है, सर्विस स्टेटस http etc httpd स्टेटस। अच्छा ये स्टॉप है, इसको करते हैं स्टार्ट, फिर देखते हैं स्टेटस। ठीक है, तो 136 वाले जो IP है इस पे हमारी अपाची डल गई है। लेट्स लॉग इन टू द अदर सर्वर और उस पर भी अपाची इंस्टॉल करते हैं। yum install httpd -y, ठीक है। etc in.d httpd start स्टेटस, ठीक है, परफेक्ट है। अब दोनों जगह पे हम लोग एक एक फाइल बना देंगे index.html, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम कौन सा सर्वर खोल रहे हैं। ठीक है, तो आप index.html ना कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। index.html एग्जाम्पल, simplest possible, ये एक index.html हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, index.html का डिफ़ॉल्ट पाथ होता है var www HTML html, इसके HTML अंदर में vi index.html, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंटेंट टाइटल में लिख देते हैं। अच्छा, अब ये 35 कौन सा सर्वर है हमारा?
35 है, 35 पे हमारा सर्वर 2 है, ठीक है, सर्वर 2। सर्वर 2 उसके बाद सर्वर 1 पे जाते हैं, vn var www.html index.html। सर्वर 1 ठीक है, ये हम बस इसलिए कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि लोड बैलेंसर कब कौन से इंस्टेंस पे हिट भेज रहा है, इसीलिए हम ये यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये सारी चीज़ें, इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है हमारा। रिस्टार्ट, रिस्टार्ट कर दिया, अब स्टेटस देख लो, चल रहा है। सिमिलरली इस पे जाओ और रिस्टार्ट कर लो, इसका स्टेटस देख लो, परफेक्ट है। अभी जाके पहले दोनों सर्वर को ओपन करते हैं। अच्छा, पोर्ट 80 ओपन होना चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप में, तो एक बार वो वेरीफाई कर लो। पोर्ट 80, 80 पोर्ट ओपन नहीं है तो 80 पोर्ट को ओपन कर दो। ठीक है, ये कौन सा है, सर्वर 2 है ना। अब सर्वर 1 देखते हैं। ये सर्वर 1 है, ठीक है, सर्वर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज टू 35 कौन सा था, सर्वर 2 एलबी ठीक। ये बस फैंसी चेंजेस हैं, कुछ नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ताकि हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएँ, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी समझने में। EC2 सर्वर 1 सर्वर 1 एलबी टेस्टिंग
हाँ P53 स्टार्ट। परफेक्ट है। TCP सर्वर 1 एंड सर्वर 2। अब एक काम करते हैं, एक लोड बैलेंसर लॉन्च करते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लॉन्च करते हैं। इसका नाम देते हैं ALB टेस्टिंग। अच्छा यहाँ स्कीम देख रहे होंगे आप, दो तरह की स्कीम है, इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल, है ना। तो इंटरनेट फेसिंग का मतलब ये हुआ, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोई भी हिट आएगी तो वो सीधी की सीधी इस लोड बैलेंसर पर आएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई www.abcd.com लिखता है तो सबसे पहले लोड बैलेंसर पर आए, यही इंटरनेट के पास अवेलेबल होगा। इंटरनल लोड बैलेंसर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मान लो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना, ये एक और लेयर पीछे में एक और किसी और डिपेंडेंट एप्लीकेशन के ऊपर से डाटा लेके आ रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर भी एक लोड बैलेंसर लगाते हैं, तो उसको इंटरनल लोड बैलेंसर बोलते हैं। जो क्या करेगा, अंदर में भी जाके वो डाटा को राउंड रॉबिन मेथड से टेक केयर करेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल लोड बैलेंसर लगाओगे तो इंटरनेट में उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होगा, उसके यूआरएल से आप इंटरनेट में एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आते हैं लिसनर। लिसनर होता है बेसिकली कि कौन से पोर्ट के ऊपर में लोड बैलेंसर खुलेगा, जो डोमेन होगा लोड बैलेंसर को, कौन सा पोर्ट होगा, यहाँ पर जो एक्सेस किया जाएगा वो कौन से पोर्ट पे वो यूज़ होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट एचटीटीपी होता है, हम एचटीटीपी यूज़ कर लेते हैं। एचटीटीपीएस के लिए हमें एसएसएल सर्टिफिकेट्स चाहिए होगा, तो हमारे पास सर्टिफिकेट्स है नहीं और वैलिड डोमेन भी नहीं है, तो हम एचटीटीपी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये बोलता है कि एबिलिटी जोन। अब यहाँ पे चूज़ करो तुम एबिलिटी जोन्स, कहाँ कहाँ पर तुम्हारे मशीन्स पड़े हैं। तो हमारे मशीन पड़े हैं एक 2A में और एक 2C में, है ना। हमने अपना जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था वो इन्हीं दोनों के अंदर में हमने लॉन्च किया था। अगर आप यहाँ जाकर देखोगे रनिंग इंस्टेंसेस, एक है 2A में एक है 2C में, राइट। तो इसी एबिलिटी जोन की बात हो रही है। 2A और 2C में अब जैसे हमने चूज़ किया तो इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट सबनेट्स थे वो सबनेट्स ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि अच्छा ये दोनों सबनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट थे, इसको स्किप कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क लोड बैलेंसर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करना। बॉर्डर लोड बैलेंसर को भी चाहिए एक सिक्योरिटी ग्रुप, तो हमारे पास जो सिक्योरिटी ग्रुप है हम अभी फ़िलहाल वही अटैच कर देते हैं। बट आप जब बनाओगे तो आपके पास दो सिक्योरिटी ग्रुप्स होने चाहिए, एक EC2 के लिए एक लोड बैलेंसर के लिए, ठीक है। मेरे पास था नहीं तो मैंने डायरेक्टली इसी को अटैच कर दिया, क्योंकि सिर्फ 80 पोर्ट ही अलाउ करना था मुझे। अब यहाँ पे बनाते हैं टारगेट ग्रुप्स। अभी आपको रिमेंबर होगा कि अभी अभी मैं हमने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स को टारगेट बेस्ड राउटिंग भी करता है। मतलब अगर 4 मशीन है, 2 ही मशीन के ऊपर में भेजना है तो आप वहाँ पर एक टारगेट्स बना सकते हो कि ये 2 मशीन पे एक अलग टारगेट है और दूसरे 2 मशीन का एक अलग टारगेट है। तो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देते हो मशीनों को। तो हम यहाँ पे सिंपल एक टारगेट बनाते हैं, HTTP टारगेट ग्रुप, ठीक है। पूछ रहा टारगेट क्या है आपका, तो ये सारे टारगेट्स को ये सपोर्ट करता है, आईपी बेस्ड, इंस्टेंस और लोड फंक्शन। अगर कोई दूसरा सर लैम्डा फंक्शन, अगर कोई दूसरा इंस्टेंस भी है, मान लो अगर आप जीसीपी में एक दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करके उसको भी लोड बैलेंस करना चाहते हो तो वो इसको भी लोड बैलेंस कर देगा। उसके लिए आपको आईपी बेस्ड राउटिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ में थोड़ी सी बैकग्राउंड में अदर कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा, जैसे एंड पॉइंट्स होना चाहिए या फिर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। फिलहाल अभी हमारे पास EC2 है तो हम इसको इंस्टेंस यूज़ करते हैं। और कौन से प्रोटोकॉल पे भेजना है, तो हमारी अपाची चल रही है 80 पोर्ट पे, ठीक है। प्रोटोकॉल HTTP ही यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि मैं रिसीव करूँगा 80 पे और मैं भेजूँगा भी ट्रैफिक 80 के ऊपर। तो पहला वाला जो लोड बैलेंसर के पेज में हमने डाला था पोर्ट, वो लोड बैलेंसर का पोर्ट था जो कि हम बोल रहे थे एक्सटर्नल लोड बैलेंसर।
अब जो हम डाल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं कि EC2 मशीन पे कौन सा पोर्ट पे तुम्हें भेजना है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भेज दिया रिक्वेस्ट। अब करते हैं रजिस्टर, टारगेट को रजिस्टर करते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 इंस्टेंस हमारे पास पड़े हुए हैं। तो रजिस्टर करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करो, ऐड टू रजिस्टर करो, ये रजिस्टर हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट रिव्यू क्रिएट, ये हमारा लोड बैलेंसर है और ये टारगेट है। तो टारगेट ग्रुप में जाना है, यहाँ पे टारगेट्स को देखना है। बेसिकली ये थोड़ा सा 5-7 मिनट 5 मिनट अप्रॉक्स लेगा। मशीन को पिंग करता है 80 पोर्ट के ऊपर में, ठीक है। फिर वो देखता है कि टारगेट मेरा हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। तो इसका स्टेटस जो है इनिशियल होगा और हेल्दी होगा। पहले इनिशियलाइज करेगा, फिर उसका हेल्थ चेक अगर पास हो गया तो उसको बोल देगा इंस्टेंस हेल्दी है, अब हम टारगेट्स के ऊपर में रिक्वेस्ट को भेजा जा सकता है। ये 2-4 मिनट लेगा। तो लेट्स वेट। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। यहाँ तक हमें समझ आ रहा है ना? No, sir. अच्छा, हम सबको No यहाँ तक question. समझ आ रहा है, राइट? सुगंधा, अरविंद, यस। यस नो? आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन यहाँ पे? हम क्यों कर रहे हैं ये भी मतलब किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन? नोट एंड बाकी करेंगे तो बड़ी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे हाँ से बिल्कुल, सेम बाकी टास्क आपको करेंगे भी तो करना है बड़ी अपने क्लैरिटी ज़्यादा अकाउंट अच्छे में, से आएगी। है ना? लेकिन अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन जैसे कि कुछ ऐसा कि मतलब ये तो समझ ही नहीं आया ये क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों वाला कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कैसे तो आप लोग जब दोबारा से करोगे R&D तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को। ये लोड बैलेंसर और EC2 इंस्टेंसेस को डिफरेंट सिक्योरिटी लोड ग्रुप में क्यों रखना है? बैलेंसर और EC2 हाँ, इंस्टेंसेस को बहुत डिफरेंट अच्छा क्वेश्चन सिक्योरिटी था ये ग्रुप वाला। में क्यों रखना है? बताता हूँ, एक सेकंड में चार्जर लगा लें तो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, अभी पहले ना मैं आपको EC2 इंस्टेंस की सिक्योरिटी ग्रुप दिखाता हूँ। देखो, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? फायरवॉल, है ना? फायरवॉल का मतलब होता है कि जितना ज़रूरत है ना उतना ही अलाउ और डिनाई करो, है ना? हर चीज़ नहीं डालनी चाहिए, राइट? तो अभी आप देख रहे होगे कि अभी इससे पहले जो हमारे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉमन मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप है तो मैं सब जगह यूज़ कर रहा हूँ, है ना? जस्ट क्योंकि मेरा ये R&D अकाउंट है तो आई कैन यूज़ इट। अभी क्या होता है कि अभी आप देखो यहाँ पे ना 4 अलग-अलग पोर्ट्स इनेबल्ड हैं, राइट? 80, 80, 80, 90, 22, है ना? अब लोड बैलेंसर जो आपने देखा था वो क्या बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ 80 और HTTPS 443 पे ही रिक्वेस्ट ले सकता हूँ और आगे भेज सकता हूँ, है ना? दैट मीन्स कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो जब सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको वहाँ पे डालने की मतलब ज़रूरत नहीं है कि हम सब कुछ लोड बैलेंसर में अटैच कर दें, है ना? समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप यू नो इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज। अगर आपके पास 10 अलग अलग लोड बैलेंसर हैं और आपने सब में EC2 वाले ही लगा दिया है सिक्योरिटी ग्रुप, तो पहला तो मैनेजमेंट में आपको इशू आ सकता है। दूसरा, आप अगर जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि 80 पोर्ट के लिए पूरी दुनिया को खोल दिया है, 22 पोर्ट के लिए पूरी दुनिया को खोल दिया है। तो 80 पोर्ट जो आप लोड बैलेंसर पे लगाओगे, है ना, वो तो हमेशा सोर्स पूरी दुनिया के लिए होगा। लेकिन EC2 इंस्टेंस जो होता है ना उसमें हम कभी भी ऐसी सिक्योरिटी ग्रुप्स अलाउ नहीं करते हैं पूरी दुनिया के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने बोल रखा है कि दुनिया में कोई भी आएगा और 22 पोर्ट पे मेरे मशीन को एक्सेस कर लेगा, नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमेशा क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर IP एड्रेस आप अलाउ करोगे। जैसा पंकज ने शुरुआत में बोला था कि मैं एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ IP एड्रेस अलाउ करना चाहता हूँ 22 के लिए, है ना? तो हमेशा आपको वैसा ही करना चाहिए। तो अब आपके पास अगर 2 डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं
जहाँ पर कि एक सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो 80 पोर्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए है। ये तो खोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी वेबसाइट्स नहीं खुल पाएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमारी EC2 मशीन जो है ना वो सिक्योर हो जाएगा, जहाँ पर कि हम उसमें कोई भी ऐसा सोर्स IP नहीं डाल रहे हैं जो कि कोई भी कहीं से आए और कनेक्ट हो जाए। तो सबसे पहला और बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि हमें दोनों की सिक्योरिटी ग्रुप्स को अलग अलग रखना चाहिए। तो लोड बैलेंसर की सिक्योरिटी ग्रुप लोड बैलेंसर को पूरी दुनिया से हिट लेनी है और EC2 को नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें दोनों का अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप बना लेना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन रेडी एनवायरनमेंट में आप ऐसा नहीं करते, आप हमेशा अपने EC2 इंस्टेंस को सिक्योर करके चलते हो, क्योंकि वहाँ पर ही कोई लॉगिन वगैरह कर सकता है। लोड बैलेंसर हैक नहीं हो पाएगा, लेकिन EC2 हैक हो सकता है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ये टारगेट्स जो हमने ऐड किए थे, इसने हेल्दी बोला उसको, है ना। तो कैसे हेल्दी बोला, उसने वो गया, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश मतलब रूट के पास में, रूट इस मशीन पे HTTP रिक्वेस्ट भेजा उसने, टेलनेट किया HTTP पे और 80 पोर्ट के ऊपर में, ठीक है। उसमें उसने देखा कि हाँ वहाँ पर इंडेक्स पेज अवेलेबल है और मैं 80 पोर्ट पे एक्सेस कर पा रहा हूँ उस मशीन को, इन दोनों मशीन को, इसीलिए उसने इस मशीन को बोला हेल्दी, ठीक है। दूसरा, अब थोड़ा सा ना इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है और कैसे ये काम करता है। तो बोलता है हेल्दी थ्रेशोल्ड, है ना। ये हेल्दी कब दिखाएगा आपको ना, मशीन के ऊपर में कब दिखाएगा, जबकि हेल्दी थ्रेशोल्ड 5 होगा, मतलब 5 टाइम्स जो रिस्पॉन्स है ना वो करेक्ट आएगा। 200 रिस्पॉन्स आता है ना, वो गेट रिक्वेस्ट किया है इसने और वो उसको करेक्ट मिला 5 टाइम्स, तब उसने उसको मार्क किया हेल्दी, ठीक है। अनहेल्दी कब मार्क कर देगा, अगर उसने 2 बार कंटिन्यू उसको पिंग किया 80 पोर्ट पे और दोनों बार उसको नहीं मिला रिस्पॉन्स, कंटिन्यू, है ना, बार बार, जैसे नहीं होता है कि हमने 2 बार पैकेट भेजा लगातार और दोनों बार नहीं हुआ, ठीक है, तो वो अनहेल्दी मार्क कर देगा। टाइम आउट कर देगा 5 सेकेंड्स में। इंटरवल 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का इंटरवल का मतलब जो यहाँ पर भेज रहा था रिक्वेस्ट वो, ठीक है, वो हर एक 30-30 सेकेंड में रिक्वेस्ट भेजेगा। हर एक 30-30 सेकेंड में अगर उसको 2 बार कंटिन्यू मतलब 1 मिनट तक उसको रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला तो वो अनहेल्दी बोल देगा, ठीक है। और अगर उसको अगले 5 बार तक के लिए सही मिला तो वो हेल्दी बोलेगा कि हाँ ठीक है, इंस्टेंस हेल्दी है, मैंने 2 बार देखा, दोनों बार में मुझे हेल्थ चेक मिल रहा था, है ना, आगे 5 बार मैंने चेक किया, इट इज़ फाइन। सक्सेस कोड 200 का मतलब होता है बेसिकली HTTP का ना कुछ कोड्स होते हैं, जो HTTP प्रोटोकॉल होती है उसके कुछ कोड होते हैं, जैसे कि 403, है ना, 404 पेज नॉट फाउंड, 503 के पीछे एप्लीकेशन नहीं चल रही है, ठीक है। उसी तरह 200 भी एक कोड होता है, 200 कोड जो होता है वो सक्सेस के लिए होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल जैसे 200 रिस्पॉन्स मिलती है वो समझ जाता है कि सामने एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। तो इसका अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशंस करनी है, आप चाहते हो कि नहीं मैं 30 सेकंड का इंटरवल नहीं रखूं, मेरा जो एप्लीकेशन है वो हर एक 10-10 सेकंड में जाके टेस्ट हो, है ना, तो आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। एडिट करके आप टेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये 10-10 सेकंड का रिस्पॉन्स बन जाए, एवरी 10 सेकंड्स में जाके वो चेक करे कि मेरा एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको एडिट और डिलीट कर सकते हो। अब हम चलते हैं जो हमने लोड बैलेंसर लॉन्च किया था उसके थ्रू सेम एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए। तो जैसे आप लोड बैलेंसर लॉन्च करते हो ना, लोड बैलेंसर आपका एक्टिव स्टेट में आ जाता है, फिर आप यहाँ पे जाके उसके डिस्क्रिप्शंस में आपको यहाँ पे मिलेगा उसका DNS नेम, ठीक है। DNS नेम से ये पब्लिक DNS है, तो इसके थ्रू एक URL है, जस्ट ए URL, यू कैन अंडरस्टैंड, जस्ट ए URL, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये लोड बैलेंसर जो हमने लॉन्च किया था तो हमने एक पर्टिकुलर VPC में लॉन्च किया था। ये VPC टू VPC डिफर करेगा सिमिलरली, जैसे हम EC2 डिफर करता है ना हमारा VPC टू VPC, उसी तरह ये भी VPC टू VPC डिफर करता है लोड बैलेंसर। तो कौन क्या हो गया, ये VPC स्पेसिफिक सर्विस हो गई है ना। हम चलते हैं इस DNS को कॉपी करते हैं और इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सर्वर 2 के ऊपर इसने रिक्वेस्ट भेज दिया, अभी इसने सर्वर 1 के ऊपर रिक्वेस्ट भेजा, देख रहे हो। तो अभी हमारा जो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था, है ना, कि ये राउंड रॉबिन करेगा, एक बार 1 पे भेजेगा, एक बार 2 पे भेजेगा, राइट, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल में, है ना।
कि कभी वो 1 पे भेजता है, कभी 2 पे भेजता है, राइट? अभी अब रियल टाइम में जब रियल टाइम वर्किंग इन्वायरमेंट में आप काम करोगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो आप कभी भी ना ये सॉरी, ये डोमेन शेयर नहीं करोगे अपने क्लाइंट के साथ, है ना? आप हमेशा कुछ एक वैलिड काइंड ऑफ डोमेन जो कि आसान हो आपके इंड यूजर को समझने में, लाइक flipkart.com, है ना, abcd.com, ऐसा कुछ आप चाहोगे कि ऐसा कुछ मैं शेयर करूं जिससे कि आसान हो मेरे सामने वाले यूजर्स को एक्सेस करने में मेरी वेबसाइट्स को, ठीक है? तो अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट है तो आपको आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, एक वैलिड डोमेन होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा, उस डोमेन को होस्ट करने के लिए एक टूल होनी चाहिए जो कि उस डोमेन को होस्ट कर दे आपके लिए, ठीक है? आप डोमेन तो कहीं से परचेज कर सकते हो, वैलिड डोमेन, लेकिन आपके पास एक होस्टिंग टूल भी होना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर डोमेन को होस्ट करे, है ना? तो ये जो सॉल्यूशन है होस्टिंग का, ये आपको AWS के पास एक सर्विस है जिसका नाम है राउट 53, उसको शॉर्ट नेम में बोलते हैं RT53। इसका नाम ही बता दे रहा है कि इसका काम क्या है। राउट मतलब राउट करना है ना, ट्रैफिक को यहाँ से वहाँ। और 53 क्या है? 53 DNS जो होती है ना, डीएनएस डीएनएस भी एक प्रोटोकॉल होती है, तो इसका जो पोर्ट होता है वो होता है 53। ये 53 पोर्ट पे काम करता है, जैसे SSH 22 पे काम करता है, HTTP 80 पे काम करती है, उसी तरह DNS की जो भी सर्विसेज है वो 53 पे काम करती हैं, इसीलिए इसका नाम इन्होंने दिया है राउट 53, ठीक है? अब देखते हैं कि राउट 53 हमें हमारे लिए एक वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो AWS के पास एक सर्विस है, सर्विस में जाओ, राउट 53 को ओपन करो। यहाँ जब आप जाओगे तो आपको ये एक डैशबोर्ड मिलेगा, ठीक है? जिसमें कि आपको 4 अलग-अलग ऑप्शंस मिलेंगे। DNS मैनेजमेंट जो अभी हम करने वाले हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन। अगर आपको AWS से डोमेन खरीदना है, कोई वैलिड डोमेन, तो यू कैन बाय इट, है ना? ये 800 रुपये पर एनम आपको चार्ज करेगा AWS, सिर्फ डोमेन का। ये उससे तो सस्ता ही है, जो GoDaddy और सब अदर सर्विसेज है ना, उससे सस्ता ही है। दूसरा, अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए जस्ट फॉर R&D एंड टेस्टिंग पर्पस, ठीक है, तो आपके पास एक वेबसाइट है freenom.com, ये वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट का लिंक यहाँ डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को शेयर कर पाऊँ। इसमें ये आपको फ्री में डोमेन देता है, इसमें थोड़ा सा आपको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डोमेन फ्री मिल जाएगी। रजिस्टर ए न्यू डोमेन, सर्विसेज में जाना है, रजिस्टर ए न्यू डोमेन करना है। जो डोमेन फ्री हैं वो .com .in ये सब नहीं होंगे, ठीक है? कौन से डोमेन फ्री होंगे वो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। क्लासरूम RT53 ये डोमेन मैं ले लेता हूँ .tk एक्सटेंशन के साथ में। तो .tk .ml ये सारी डोमेन्स ही फ्री होंगी, ठीक है? ये देखो आप .ml .cf .gq ये फ्री डोमेन्स हैं। अब .com .net .organization इनमें जाओगे तो इनके पैसे लगेंगे, ठीक है? तो हमें तो बस टेस्टिंग करने के लिए चाहिए कि राउट 53 को हम कैसे इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फ्री डोमेन ले लिया, क्लासरूम RT53.tk, मेरा काम इससे चल जाएगा, ठीक है? सेलेक्ट करो, चेकआउट करो। थ्री मंथ्स के लिए फ्री है ये। कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं देना होगा, कोई पेमेंट वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कंप्लीट ऑर्डर करो।
गो टू योर क्लाइंट एरिया। अब यहाँ पर माई डोमेन्स में जाओ, तो यहाँ पर आपको क्लासरूम डॉट टी के डोमेन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो मैनेज डोमेन, जाओ मैनेजमेंट टूल में जाके नेम सर्वर्स में क्लिक करो। यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़ डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर जो फ्रीनोम दे रहा है, या फिर आप अपना नेम सर्वर लेके आओ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास राउट 53 है ना। हम राउट 53 यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, AWS का जो नेम सर्वर होगा उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने क्लिक किया क्रिएट होस्टेड जोन में, सॉरी, क्रिएट होस्टेड जोन, या सॉरी, क्रिएट होस्टेड जोन में क्लिक करना है। यहाँ पर अपने डोमेन का नाम देना है। मेरे डोमेन का नाम था क्लास रूम RT53.tk। कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। दिस इज माय फ्री डोमेन, पब्लिक होस्टेड, क्रिएट। जैसे आप होस्टेड जोन बनाते हो तो आपको ना यहाँ पर ये दो चीज़ें दे देता है। एक देता है SOA और एक देता है नेम सर्वर। तो SOA बेसिकली यूज़ में नहीं आती है, नेम सर्वर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे 4 नेम सर्वर मिल गए ना, सिंगल सिंगल। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है फ्रीनोम में जाके। यहाँ से इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड पे जाके रख लेते हैं और कॉपी पेस्ट करना है बस। यहाँ गए नेम सर्वर 1। बेसिकली जब भी कोई राउट 53 क्लासरूम और क्लासरूम RT53.tk इस पे जब हिट करेगा तो यहीं से नाम रिजॉल्व होगा, इसलिए हमें नेम सर्वर वहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। तभी वो पहचानेगा फ्रीनोम की मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है, और किसको कनेक्ट करना है। मैं इसका एक डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा आप लोगों को, बस एंट्री कर लेते हैं। परफेक्ट, एंट्री हो गई। अब हम चलते हैं रिकॉर्ड सेट बनाते हैं, क्रिएट रिकॉर्ड सेट का नाम देते हैं डेमो। यहाँ पे सिर्फ वही नाम देना है जो कि आपको सब डोमेन काइंड ऑफ बनाना हो, ठीक है, क्योंकि आगे में ये लिखा हुआ रहेगा ही डोमेन ऑलरेडी। नेम सेट एलियास ग्रुप लोड बैलेंसर चूज कर लिया। देखो ड्रॉप डाउन से जैसे मैंने एलियास चूज किया ऑटोमेटिकली यहाँ से लोड बैलेंसर आ गया। इसमें 2-4 सेकंड या 1-2 मिनट लगता है इसको अपने में रजिस्टर करके इसको टेस्ट करने में, ठीक है, राउट 53 को। तब तक हम एक काम करते हैं, हम डायग्राम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी हिट कैसे फ्लो होगा। के पास में क्या था, क्लास RT53 ठीक है। ये किसको पॉइंट कर रहा था, नेम सर्वर्स को, और नेम सर्वर्स किसका है, राउट 53 का है। राउट 53 में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक URL बनाया जिसको कि सब डोमेन या रिकॉर्ड सेट बोल सकते हैं। तो रिकॉर्ड सेट, हमने एक रिकॉर्ड सेट बनाया जो क्या था, डेमो डॉट डोमेन जो भी नाम है ना।
जब इस पे हिट आएगी, जब यूआरएल पे हम ये हिट करेंगे, तो हमने इसके अगेंस्ट में क्या वैल्यू बनाया है, ये है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है हमारा लोड बैलेंसर का डीएनएस, है ना, ये लोड बैलेंसर का डीएनएस, जिसको कि हमने देख लिया है कि ये खुल रहा है वेबसाइट, इस पे ये वाली वेबसाइट खुल रही है ना, ये डीएनएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डीएनएस। अब लोड बैलेंसर के नीचे में क्या है, लोड बैलेंसर के नीचे में EC2 है, ये दोनों लोड बैलेंसर के नीचे में क्या है, EC2। इन EC2 पे क्या चल रहा है, इन EC2 के ऊपर में एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कि ये डोमेन एक्सेसिबल है या नहीं है। परफेक्ट। अब हम ये डोमेन किसी को भी शेयर कर सकते हैं, है ना। आप लोग अगर लैपटॉप के साथ में हो तो एक बार इसको टेस्ट करके देखो, आप लोग इसको खोल पा रहे हो या नहीं खोल पा रहे हो। ये किसी के साथ शेयर करना आसान है, ना कि डीएनएस, है ना। अगर मान लो ये जस्ट एग्जांपल, अगर ये abcd.com कोई वैलिड डोमेन होती है हमारे पास .com की, तो मैं आप लोगों को बोलता कि ये वाला चेक करो, आप लोग आसानी से उसको देख पाते। देख पा रहे हो आप लोग, खोल पा रहे हो या नहीं खोल पा रहे हो। हेलो, क्लासरूम RT53.teacher, right? हाँ मैंने चैट पे पिंग किया है, क्लासरूम डेमो डॉट क्लास रूम RT53.teacher, right? RT53.tk। मैंने हैंगआउट चार्ट पे दिया है अभी यहाँ पे ना, एक हैंगआउट में सेकंड। देखोगे, ये खोल के देखो अपने पास। Yes, it's opening. परफेक्ट। तो हमने देखा अभी कि Yes, कैसे राउट it's 53 opening. लोड बैलेंसर और EC2 का आपस में इंटीग्रेशन होता है ना। तो ये सेम काम आप लोगों को भी करना है अपने अकाउंट में। मैं यहाँ पे आप लोगों के पास दो टास्क हो गए, लॉन्च ALB एंड अटैच EC2 ऑन इट। उसके बाद उसको टेस्ट करना है और मुझे सारे कोई अपने अपने डोमेन का URL सेंड करोगे। लॉन्च ALB एंड अटैच EC2 ऑन इट, यहाँ पे इंस्टॉल HTTP, ठीक है। चौथा है इंटीग्रेट राउट 53 विथ ALB, यूज फ्रीनोम वेबसाइट फॉर फ्री डोमेन। ये है फ्रीनोम की वेबसाइट जिसमें आपको साइन अप करना है और यहाँ से आपको डोमेन मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो ये टास्क है आप लोगों का। अब आप लोग जो बनाओगे डोमेन, जैसे मेरा डोमेन है डेमो डॉट क्लास रूम RT53.tk, ठीक है। अगर यही डोमेन पंकज बनाएगा, है ना, तो पंकज का डोमेन ये जो भी होगा यहाँ पे, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, जैसे मर्जी आप लोग बना सकते हो। लेकिन जो मेन वेबसाइट होगी पंकज की, वो होगा पंकज डॉट जो भी है ABC.tk। सिमिलरली सुचिता के लिए सुचिता डॉट, एंड अरविंद के लिए अरविंद डॉट, है ना। इंद्रजीत अपना इंद्रजीत डॉट, और घनश्याम के लिए घनश्याम डॉट। ये आप लोग बनाओगे और मुझे शेयर करोगे व्हाट्सएप के ऊपर में, ताकि मैं देखूँ कि आप लोग को सही से रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वो ऑटो स्केलिंग पे डिस्कशन कर लेंगे। ऑटो स्केलिंग
करेंगे, फिर हम सीडीएन देखेंगे कि सीडीएन जो है वो क्या काम करता है, और एस थ्री बकेट के साथ में जो कंटेंट है वो कैसे वो सर्व कर सकता है। अभी शायद उन्होंने सीडीएन के साथ में जो हम डोमेन के साथ इंटीग्रेशन करते थे वो उन्होंने बंद कर दिया है, बट हम एस थ्री और सीडीएन का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ एंड ऑटो स्केलिंग इंटीग्रेशन। ये करने के बाद हमारा फिर हम नोटिफिकेशन सर्विसेज पे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करता हूँ, अभी मैं क्लास ड्रॉप कर रहा हूँ।